गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया है। यूपी एसटीएफ की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच विकास दुबे को कानपुर ले जा रही थी। इसी बीच आरोपी ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को सरेंडर करने का मौका भी दिया, लेकिन आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को ढेर कर दिया। कानपुर एनकाउंटर मामले में यूपी के कानून व्यवस्था के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि सिविल पुलिस के 4 कर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से 3 सब इंस्पेक्टर हैं और 1 कांस्टेबल है और 2 एसटीएफ कमांडो को भी गंभीर चोट आई है। गाड़ी पलटने के बाद हमने विकास दुबे को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन उसने पुलिस वालों पर गोलियां चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी मारा गया। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बातें अब भी रहस्य के पर्दे में हैं। उमा भारती ने सवाल उठाया है कि विकास दुबे उज्जैन तक कैसे पहुंचा, वो महाकाल परिसर में कितनी देर रहा। उमा भारती ने कहा कि मामले में सीएम और गृह मंत्री से भी बात करेंगे। एनकाउंटर मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पिछले 4 दिन में यूपी पुलिस ने 3 एनकाउंटर किए हैं। तीनों एनकाउंटर का घटनाक्रम एक जैसा ही है। मुझे तो पहले से इसकी आशंका थी, क्योंकि इसके पास जो भी राज थे, कौन से राजनीतिक जुड़े थे, कौन से पुलिस शासकीय अधिकारी उनसे मिले हुए थे, उन चीजों का खुलासा हो सकता था। कानपुर एनकाउंटर को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो कल पकड़ गए थे तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया है तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया। कई राज दफन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार करके यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर विकास दुबे के एनकाउंटर पर तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट में कहा कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण किया। 4000 करोड़ से बनी इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना से 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। रीवा सोलर परियोजना के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति में सूर्य का विशेष महत्व है। सोलर पावर के मामले में अब भारत टॉप 5 देशों में शामिल हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता जरूरी है और इसके लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA बनाए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने परियोजना के लिए मध्य प्रदेश की जनता को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों में से एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। सौर ऊर्जा ने आम ग्राहक को उत्पादक भी बना दिया है, पूरी तरह से बिजली के बटन पर कंट्रोल दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब आप मध्य प्रदेश को पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी एक और जिम्मेदारी भी हमेशा याद रखिए। 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और हाथ को 20 सेकंड तक साबुन से धुलना, इन नियमों का आप हमेशा पालन करते रहें। उन्होंने कहा कि अब गरीब परिवारों को नवंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनर्जी के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचा है। बता दें कि रीवा में 1500 हेक्टेयर में सोलर परियोजना का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं। राजधानी लौटने के बाद मरकाम एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस पहुंचे और दौरे के संबंध में सीएम भूपेश बघेल को जानकारी दी। बता दें कि मोहन मरकाम निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर कल दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने हाईकमान से बात की। दिल्ली से रायपुर लौटे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निगम मंडल बोर्ड में नियुक्तियां जल्द होगी। पुनिया ने फाइनल लिस्ट हाईकमान को दे दी है। उन्होंने कहा कि हाईकमान की मुहर के बाद लिस्ट जारी होगी। हाईकमान से संसदीय सचिव के नामों पर भी चर्चा की गई है। परिवहन चौकियों के साथ ही आबकारी चेक पोस्ट भी बनेंगे। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। लखमा ने शराब के अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाने को भी कहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मरवाही उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मरवाही जोगी जी और उनके परिवार का गढ़ है। जोगी और उनके परिवार के लोग जीतते रहे हैं। मरवाही उपचुनाव को हल्के में लेना ठीक नहीं है। सिंहदेव ने आगे कहा कि संघर्ष रहेगा, कांग्रेस के जीतने की संभावना प्रबल है। अभी नाम को लेकर रायशुमारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोरोना का सबसे खतरनाक स्टेज होगा। इसी के चलते अब अंबिकापुर प्रशासन जिले में मंगलवार बुधवार को टोटल लॉकडाउन किया जाएगा। किसान से गोबर खरीदी के सरकार के फैसले पर भाजपा नेता ओपी चौधरी ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि गोबर से बने जो कंडे शहरों में 8 से 10 रुपए और गांव में 3 से 4 रुपए में बिकते हैं। राज्य सरकार उस सूखे गोबर को महज 1.5 रुपए में खरीद रही है। उन्होंने कहा कि वो गोबर खरीदी के फैसले का स्वागत करते हैं।
सतना के अमरपाटन विधानसभा से बीजेपी विधायक राम खिलावन पटेल मंत्री बनने के बाद आज पहली बार सतना पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। मंत्री राम खिलावन पटेल ने उम्मीद जताई है कि आने वाले सोमवार को उन्हें विभाग भी दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक 1-2 दिन में अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। वासनिक ने प्रारंभिक तैयार किए गए पैनल के आधार पर रविवार और सोमवार को वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की थी। जाति के मामले को लेकर अमित जोगी ने पेंड्रा में जिले की जाति छानबीन समिति के उप प्रवक्ता पंकज तिवारी के माध्यम से पत्र और चिकित्सीय रिपोर्ट की कॉपी भेजकर अवगत कराते हुए आज होने वाली सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थता जताई है। अमित जोगी ने इसके पहले सोशल मीडिया के जरिए खुद अस्वस्थ होने की जानकारी दी थी। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने हर रविवार को पूरे प्रदेश में बाजार बंद रखने की एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं भोपाल जिला प्रशासन ने इब्राहिमगंज इलाके में 12 जुलाई की सुबह से 19 जुलाई की रात तक टोटल लॉकडाउन का फैसला किया है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक इस क्षेत्र में दूध, दवा, किराना समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के समय से 4 महीने बीतने को है और भोपाल सहित प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर खड़ी 35,000 बसों का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। बस ऑपरेटर उन पर लगने वाले रोड टैक्स की माफी के साथ ही पेट्रोल डीजल की महंगाई का वास्ता देकर 50% तक किराया बढ़वाने की मांग पर अड़े हुए हैं। मरवाही के लोगों को मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात मिल सकती है। कोरबा सांसद की पहल पर सीएम भूपेश बघेल ने जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा धानी कोरबा के लिए 325 करोड़ रुपए स्वीकृत और मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज तिब्बत यूथ कांग्रेस ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तिब्बत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर लोगों से चीनी सामान को बॉयकॉट करने की अपील की है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय ने मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विभागों के बंटवारे को लेकर कोई खींचातानी नहीं है, अंत में सभी संतुष्ट हो जाएंगे। कोरोना के चलते इस बार बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा सोशल मीडिया है। मुरैना जिले में जहां किसान परेशान हो रहे हैं तो अब यूरिया के नहीं मिलने से किसानों की मुसीबतें और भी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश सहकारी संस्था के ऑफिस पर 3 दिनों से सैकड़ों किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने आज सुबह 10 बजे तक खाद के वितरण की शुरुआत नहीं होने पर जमकर नारेबाजी की। ग्वालियर नगर निगम मुख्यालय पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर धरना दिया। सफाई कर्मचारियों की मांग थी कि नियमित कर्मचारियों और आउटसोर्स के कर्मचारियों को 4 महीने का रुका हुआ वेतन दिया जाए। वहीं मौके पर पहुंचे निगम कमिश्नर ने वेतन देने का आश्वासन दिया है। सतना जेपी भिलाई सीमेंट फैक्ट्री से मजदूरों को निकाले जाने का मुद्दा अब राजनीतिक रंग पकड़ चुका है। एक तरफ मजदूरों को वापस फैक्ट्री में रखने की जिद में अरे सतना कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो वहीं सतना सांसद गणेश सिंह ने फैक्ट्री का पक्ष लेते हुए एक पत्र जारी कर हड़ताल को सस्ती लोकप्रियता बताया है। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को बैलेट पेपर से कराने की कांग्रेस ने मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल करने से लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है, इसलिए राज्य सरकार और चुनाव आयोग को लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए बैलेट पेपर से उपचुनाव कराना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर भाजपा युवा मोर्चा एक्शन के मूड में है। प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों सरकार का विरोध करने पर अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। ये सब सरकार के इशारे पर पुलिस कर रही है। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने रायपुर के तेलीबांधा थाने के सामने सालों से संचालित कृषि अभियंता कार्यालय को तोड़े जाने का विरोध किया है। चंद्रशेखर साहू ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और कृषि सचिव को पत्र लिखकर कार्यालय और यहां स्थापित कृषि से संबंधित आधुनिक लैब को हटाए जाने का विरोध जताया। मरवाही में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने चाय चौपाल की शुरुआत कर दी है, लेकिन शुरुआत में ही इस पर विवाद हो गया। पेंड्रा में चाय चौपाल के फ्लेक्स में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का नाम और फोटो नहीं होने पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि महंत एक संवैधानिक पद पर है, इसलिए उनका नाम फ्लैक्स में शामिल नहीं किया गया। सुकमा जिले के कोंटा में 5 साल की मासूम के साथ हुए अनाचार के मामले में आदिवासियों ने आरोपी संदीप नायडू को फांसी देने की मांग की। आरोपी सेल्वा जुलूम नेता पी विजय का भतीजा है। पूरे मामले पर आदिवासी समाज और कांग्रेस पार्टी के आदिवासी प्रकोष्ठ ने पी विजय का पुतला भी दहन किया। उन्होंने पी विजय पर अपने परिजनों को गलत काम में बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। रायगढ़ में प्रस्तावित सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने से पहले ही विवादों में फंस गया है। दरअसल शिक्षा विभाग के मापदंड के अनुसार स्कूल के 1 किलोमीटर की परिधि में आने वाले छात्रों को ही एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके विरोध में अब एबीवीपी उतर आई है।
बलरामपुर जिले में छोटे व्यापारियों को रोजी रोटी की समस्या सताने लगी है। समस्या को लेकर व्यापारियों ने कलेक्टर, एसडीएम और विधायक को ज्ञापन सौंपकर बाजार शुरू कराने की मांग की है। लॉकडाउन के बाद भी व्यापारियों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। बलरामपुर जिले में साप्ताहिक बाजार के लगने पर अभी प्रतिबंध है, जिससे व्यापारी परेशान है। दुर्ग पुलिस ने जिले के गुंडे, बदमाशों, हिस्ट्री शीटर की सूची तैयार कर ली है। अब सभी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। जिले के नए पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने जिले के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं शाखा प्रभारियों की बैठक लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। बिलासपुर रेल मंडल से आई आरपीएफ और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने रेलवे के स्क्रैप ऑक्शन का मामला ज्यादा उठाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ऑक्शन का माल ट्रक में दोगुना लोड कर ले जाने के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रायपुर के खरीदार अभिषेक इंटरप्राइजेस के प्रवीण कुमार भी शामिल हैं। रेत माफियाओं के हौसले पूरे प्रदेश में बुलंद है। बलरामपुर जिले में भी धड़ल्ले से रेत का उत्खनन हो रहा है। यहाँ रेत माफियाओं की दबंगई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को आए दिन धमका रहे हैं। दबंगों ने रेत उत्खनन का कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों के साथ भी विवाद की और कैमरा छीनने की कोशिश की। दबंगों की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ग्वालियर जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर दफ्तर में अब दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं कोरोना मरीज मिलने के बाद अभी तक इस कार्यालय को सैनिटाइज नहीं किया गया है और न ही कर्मचारियों की सैंपलिंग की गई है। इधर मामले में एडीएम ने कार्यालय प्रमुख की लापरवाही बताते हुए तुरंत ऑफिस को सैनिटाइज करने के आदेश दिए हैं। राजनांदगांव के लखोली वार्ड के लोगों ने एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से हो रही समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में बैरिकेड लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है। इससे लखोली के लोगों के सामने अब रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। नरसिंहपुर में एक बार फिर आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। आईबीसी 24 की खबर को संज्ञान में लेते हुए हेमी थाना के प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया है। एएसपी ने आईबीसी 24 से बात करते हुए लॉकअप में मारपीट की घटना को स्वीकार किया है। इंदौर शहर में गणेश जी की भव्य मूर्तियां और भव्य पंडाल बनते हैं, लेकिन 90 साल से अधिक समय से चली आ रही इस परंपरा का अब कोरोना विघ्न बनकर खड़ा हो गया है। कोरोना महामारी के चलते छोटे छोटे पंडालों में किए आयोजन इस बार निरस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर से ही मालवा निमाड़ में मूर्तियां जाती थी, लेकिन अब ऑर्डर तक नहीं आ रहे हैं।